गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडाग्रे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि अभी एमपी में पीएनएसटी एग्जाम होना बाकी और अदर स्टेट में हो चुके हैं और कुछ स्टेट में भी होने हैं। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट एमपी पीएनएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अभी सिलेबस का उतना अच्छे से नहीं पता है क्लियर कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने ओनली अभी 12th पास किया होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि जो पांच सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 150 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछते हैं वो। मैं आज के इस वीडियो में आपको सारे सिलेबस की जानकारी दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुंच जाए। और सबसे मोस्ट, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एमपी पीएनएसटी का सिलेबस, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं: बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। ये पांचों बहुत मेन होते हैं क्योंकि पर सब्जेक्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बॉटनी के बारे में जानते हैं कि बॉटनी के बारे में क्वेश्चंस क्या आते हैं। बॉटनी के टॉपिक्स में आपको क्लियर कर देती हूँ, जिसमें बॉटनी में सबसे पहले आता है सेल। आप सब लोग जानते हैं जैसे कि सेल क्या होता है, सेल के फंक्शंस क्या है, और ये इसके जो सेल थ्योरीज कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी है और कौन कौन सी थ्योरीज दी है, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आता है सेल, देन सेकंड आता है सेल थ्योरी। जो भी साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, उनका सन पढ़ना है कि किस सन में दी थी, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंटल ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, जो कि फर्स्ट यूनिट में ही है, जिसमें सारा दिया होता है कि इसमें डेवलपमेंट कैसे आया, हमें क्या पढ़ना है, वर्गीकरण किस तरीके से हुआ था, सारा कुछ दिया होता है। इसके बाद टॉपिक आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से आप सभी लोग जानते होंगे कि किस तरीके से एक जीव से दूसरे जीव बनते हैं, जेनेटिकली उनमें फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। इसके बाद आता है द रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो प्लांट्स है उनका ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन लाइफ में क्या क्या यूजेस है, वो क्या किस तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, इसके साथ ही किस तरीके से उनके डिसएडवांटेज है, ये सारा हमें पढ़ना है। साथ ही इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है, जो पौधों में होता है, वो किस तरीके से होता है, पौधे की कौन सी लेयर से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, किस तरीके से पौधों में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि किस तरह से वो CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे कि हम ह्यूमन सांस ले पाते हैं। इस तरीके की आपको सारी जो विधि होती है और जो भी साइंटिस्ट ने इसके लॉ दिए हैं वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है टॉक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक एंड बॉटनी, जो कि बॉटनी का वर्गीकरण विकास है। जो टॉक्सोनॉमी इवोल्यूशन मीन होता है वर्गीकरण विकास, कि जो बॉटनी का पहले वर्गीकरण हुआ, उसके बाद किस तरीके से वो आगे उसका विकास हुआ, उसका सारा एक यूनिट दी होती है जिसमें अलग अलग चैप्टर है, आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन आते ही है 101%, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि किस वर्ग में कौन से प्लांट को रखा है, इसके क्या कैरेक्टर है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी। इस तरीके से सारा वर्गीकरण जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें सभी पूरा एक टॉपिक दिया है, एक यूनिट जिसमें अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग टॉपिक से है। आपको वो सारा पढ़ना है। ये बॉटनी के बुक में अलग से भी है, मिल जाएगा। इसके साथ ही आप जो बॉटनी 12th में पढ़ते हैं, देन जो बॉटनी की बुक परचेस करके पढ़ते हैं, उसमें सारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ये हमारे बॉटनी के टॉपिक्स थे जो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से ओनली 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि इतने टॉपिक्स कवर करने पे आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम सेकेंड सब्जेक्ट पे आते हैं, जो है जूलॉजी, जिसमें से जूलॉजी में मैं बता दूं, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों बता दूंगी, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा अलग रहता है और हिंदी में थोड़ा अलग। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ ये वीडियो देखते होंगे, मैं आपको दोनों टाइप के टॉपिक्स क्लियर कर दूंगी। इसमें पहला आता है इंग्लिश में
क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल। ओके, जो सारे एनिमल्स होते हैं उसमें जो जैसे कहाँ से शुरुआत हुई, प्रोटोजुआ, अमीबा वगैरह, जहाँ से भी स्टार्ट हुई अमीबा, एक कोशी के जीव वगैरह, ये सारा आपको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल, क्लासेस विथ कैरेक्टर। ओके, उनकी उन्हें कौन सी क्लास में रखा गया है और उनके कैरेक्टर्स क्या है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। देन सेकंड टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, थेरीज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, और ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जैसे लैंडमार्क ने अपना अलग लॉ दिया है, डार्विन ने अपना अलग लॉ दिया है, तो जो मेन साइंटिस्ट हैं इनके आपको सारे लॉ पढ़ने हैं कि किस तरीके से उन्हें दिया है, किस सन में दिया है, और किस चीज़ को उन्होंने स्पेसिफिक बनाया था अपनी वो प्रोसेस करने में। सो आप उस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे मेंडल ने जब आनुवंशिकता के नियम दिए थे उसमें मटर के पौधे पे सारा काम किया था। सो इस तरीके से जिस भी साइंटिस्ट ने जिस भी चीज़ पे स्पेसिफिक चीज़ पे रिसर्च करी है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ डिसीज इन रिलेशन ह्यूमन। जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, उससे जो ह्यूमन में डिसीज होती है वो कौन कौन सी डिसीज होती है, किस तरीके से बॉडी को इफेक्ट करता है, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एक कोशिकीय होता है या दो कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय होता है, इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में, और ये ह्यूमन को किस तरीके से इफेक्ट करता है ये सारा पढ़ना है। इसके बाद आपको जो मेन टॉपिक से है, जैसे हमें सारा पढ़ना है लाइक हार्ट, देन लंग्स और किडनी, जो किडनी वर्क करती है, लीवर कितना इनका साइज होता है, किस ब्रेन का साइज क्या होता है, भार क्या होता है, इस तरीके से हमें जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी पूरा पता होना चाहिए। एकदम डीपली नहीं, पर हमें थोड़ा सरफेस पे ही पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो जो ऑर्गन्स है उनके क्या वर्क है, उनके क्या साइंटिफिक नेम है, वो कितना उनका साइज है, वेट कितना, इस तरीके से हमें सारे ऑर्गन्स की जानकारी रखनी है। हमारे इंटेस्टाइन में किस तरीके से क्या टाइप, दो टाइप की इंटेस्टाइन है तो कौन कौन सी है, लीवर किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन सा जूस सिक्रीट करता है, इस तरीके से हमें सारा कुछ पढ़ना है जूलॉजी वाले पोर्शन में। देन इसके बाद हम ह्यूमन पे ही आते हैं जिसमें होती है एक डिसीज कैंसर। हमें कैंसर के बारे में सारा पढ़ना है, कैंसर कैसे होता है, इसमें कीमोथेरेपी वगैरह होती है, टैबलेट्स वगैरह के थ्रू भी कैंसर डिसीज ठीक की जा सकती है, तो उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी लेनी है। सो एक टॉपिक होता है कैंसर, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है कम्युनिकेबल डिसीज, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है ये आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी हो गई है, लाइक जैसे एड्स। तो आपको एड्स के बारे में पूरा पढ़ना है, वो किस वायरस से हो रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है। इसके साथ ही जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं ए बी, सो आपको वो सारे पढ़ना है कि कौन सा हेपेटाइटिस होता है जो कि एक से दूसरे को फैलता है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जाती है। इसके साथ जो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इसके बारे में आपको पूरा डीपली पढ़ना है। ओके, सो कम्युनिकेबल डिसीज भी, इस पे भी समथिंग 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा जो मेंडल्स के लॉ है, ठीक है, जो मेंडल ने लॉ दिए थे आनुवंशिकता के बेस पे, जो उन्होंने मटर के पौधे पे, तो सबसे मेन ये हमें याद रखना है कि उन्होंने किस पौधे पे रिसर्च करी थी, तो उन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च करी थी। इस तरीके से जो मेन चीज़ें वो आपको याद रखनी है। और उसमें जो क्रोमोसोम्स का उन्होंने बताया है, डीएनए बताया हुआ है कि किस तरीके से डीएनए वर्क करता है, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कौन सा क्रोमोसोम्स मिलता है जिससे कि बेटा होता है या बेटी होती है, इस तरीके से सारा आपको पढ़ना है। इसके बाद जो मेन आता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे विटामिन एंड प्रोटीन्स। सो विटामिन्स में आपको सारा कुछ पढ़ना है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, किस विटामिन का नाम क्या है, जैसे विटामिन डी है तो उसका पूरा नाम क्या है, और ये विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, साथ ही प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस, किस की कमी से होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये विटामिन टॉपिक, प्रोटीन टॉपिक है जो आपको पूरे अच्छे से पढ़ने हैं। वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, तो ये हमको सारा पढ़ना है। इसके बाद मैं हिंदी के कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ कि आप समझ पाए, जो एकदम प्योर हिंदी में है, उसमें मैं सिर्फ नाम लेके बता रही हूँ, जिसमें से जैसे बहुकोशिकीयता, पशु जीवन की संरचना एवं कार्य। इसके बाद आता है विकासात्मक जीव विज्ञान और आनुवांशिकी। देन आता है जलवायु परिवर्तन। सो जैसे कि जलवायु परिवर्तन होने पर जो ह्यूमन पे और जो भी नेगेटिव जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आता है टिश्यू कल्चर।
जो हमारे बॉडी में टिश्यू है कैसे होते हैं, उसकी बनावट कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, उसमें कितनी लेयर होती है, और वो टिश्यू कल्चर टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, ये सारा आपको पढ़ना है, जिसमें से टिश्यू भी एक टॉपिक है। ओके, इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया था, डीएनए और क्रोमोसोम्स वगैरह मेंडल ने जो लॉ दिया उसके अकॉर्डिंग इसमें जो दिया है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आपको इस पर भी पूरी पढ़ाई करनी है। इसके बाद आता है म्यूटेशन, जीन्स म्यूटेशन। जो म्यूटेशन होता है इसका मीन कि कौन सा जीन किससे क्रॉस कर रहा है, किस तरीके से क्या प्रोसेस हो रही है, जीन म्यूटेशन करके एक टॉपिक है जिसे आपको पूरा क्लियर करना है। इसके बाद आता है वही जो मैंने अभी बताया था कि प्रोटोजोआ, जैसे मनुष्य के संबंध में प्रोटोजोआ रोग, यानी कि मनुष्य में जो प्रोटोजोआ के थ्रू रोग हो रहे हैं वो पढ़ना है। प्रोटोजोआ एक मेन टॉपिक है, आपको प्रोटोजोआ के बारे में पूरा पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही है और मैं ही है। ओके, इसके बाद जो जैसे कि बहुत सारे लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट शराब वगैरह करते हैं, तो इसमें जो लास्ट में दिया जाता है ह्यूमन के बारे में, जो धूम्रपान वगैरह या जो वो एडिक्ट होते हैं ड्रग्स वगैरह, तो इसका एक टॉपिक होता है, उसमें सब दिया जाता है कि भारत में कौन कौन सी ऐसी धाराएं लगाई गई है जिसके थ्रू उनको सुधारा जा सकता है, या ऐसे कौन कौन से सुधार ग्रह है, इस तरीके से उसमें दिया होता है। तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर करना है, लाइक धूम्रपान या एडिक्शन। ओके, सो इस तरीके से हमें जूलॉजी कंप्लीटली कवर करनी है। जूलॉजी और बॉटनी ये मेन होता है क्योंकि जो हमें आगे पढ़ना है बेसिक नर्सिंग में वो इसी पे बेस्ड होता है, इसलिए इससे क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी तो सेम होती है पर डीपली भी पूछ सकते हैं और नॉर्मल भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे, जो कि केमिस्ट्री आप सब लोग जानते हैं, बायो वालों को केमिस्ट्री और फिजिक्स मेन होती है, जो करना ही होती है। सो इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैं टॉपिक्स आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है। इसमें भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टॉपिक बताऊंगी, जिसमें मैं पहले इंग्लिश में बता देती हूँ। तो फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद सेकंड है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की सारी स्टडी पढ़ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सारी स्टडी, जो बहुत सारे नियम भी दिए हुए हैं, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अपने अपने नियम दिए हैं प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है, जो 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री मतलब जो हमारी लाइफ में जनरल तरीके से और फिजिकल जो रिएक्शन के थ्रू जो यूज होती है केमिस्ट्री, उस तरीके का जो है वो सारा आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और देखो 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियाई केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है सॉलिड स्टेट, जो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट वगैरह ये जो सारा है ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि ठोस द्रव में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या प्रोसेस क्रिया होती है उनके बीच, इनके लॉ दिए हुए अलग अलग वैज्ञानिक ने, सो मेन वो पूछा जाता है कि किसने ये लॉ दिया था, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्लियर रखने हैं। ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं कि कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये सब इतना नहीं पूछते, ओनली ये पूछेंगे कि किस तरीके से लॉ किसने दिया और इसका मेन जो इसका मेन डेफिनेशन थी कि वो क्या बताना चाह रहे थे, इस तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद आता है द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, जो एटम या जो अणु होते हैं उनके जो अणु परमाणु, इनके जो स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से राउंड लगाते हैं, इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन आता है केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स जो सरफेस केमिस्ट्री में आता है वो सारा आपको पढ़ना है। इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, ये भी एक अलग ही यूनिट है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। और जो सबसे मेन केमिस्ट्री में जो पूछा जाता है, जैसे वो ब्लॉक्स दिए जाते हैं, ब्लॉक के तत्व, इस तरीके से आपको वो ब्लॉक्स जो है वो आपको सारे पढ़ने हैं। और जो जो रिएक्शंस होती है, जैसे Na+Cl क्या बनाता है, इस तरीके से जो रिएक्शंस है वो आपको थोड़ी पढ़नी है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये पूछा जाता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो अलग पूछे जाते हैं, जो जिस तरीके से रिएक्शन होती है वाले क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। सो 30 क्वेश्चन से है, तो आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है। इसमें मैं हिंदी में बता देती हूँ जो टॉपिक्स नेम है। पहला है ठोस के अणु, ठीक है, ठोस में कौन कौन से अणु होते हैं, ऐसा जो भी है वो सारा पढ़ना।
सो फर्स्ट टॉपिक है ठोस के अणु, सेकंड टॉपिक है एक परमाणु की संरचना, यानी परमाणु की संरचना। उसमें मैंने अभी जैसे बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या क्या होते हैं, कहाँ पे वो, उनमें भी क्लासेस होती है कि कौन सी क्लास में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद आता है रासायनिक संबंध। देन अब फोर्थ टॉपिक आता है परमाणु रसायन विज्ञान। ये सारे टॉपिक से है, टॉपिक आप याद रखना, आपको उसके अंदर का सारा कुछ बुक में मिल जाएगा। इसके बाद आता है आयन इलेक्ट्रॉन, देख आयन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो नियम दिए हुए रहते हैं बहुत सारे, जैसे फैराडे के नियम, अरेह के नियम, तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। फैराडे का नियम भी एक टॉपिक है दिया गया है जो कि आ सकता है, अरेह का नियम भी है। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाएं, जो मैंने अभी बताया, जैसे Na+Cl मिलकर क्या बनाते हैं, इस तरीके से बहुत सारी वो होती है। वो लोग ऐसा करते हैं कि जैसे Na दे देंगे और प्लस कर देंगे, ऑप्शन खाली रखेंगे, उसके बाद उसका जो कंपाउंड बन रहा है वो दे देंगे। तो आपको बीच में फिल करना होगा कि वो क्या है ना, किस तत्व से वो मिलके क्या बना रहा है। सो आपको ये रिएक्शंस आनी चाहिए। इसके बाद आता है आंतरिक ऊर्जा और उष्मा रसायन, ये भी 2 यूनिट से है, जिसके चैप्टर्स भी दिए हैं, तो आपको ये सारे क्लियर रखने हैं। सो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री में भी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। और देन सबसे मेन फिर आता है फिजिक्स। ओके, सो बायो वालों को फिजिक्स वैसे भी बहुत कम समझ आती है, पर फिर भी हमें फिजिक्स भी पढ़ना है। सो फिजिक्स में जो थ्योरी होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है, उसके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस बुक्स के लास्ट में दिए हैं ना क्वेश्चंस, वो आपको ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स भी वो ईजी वे में पूछते हैं। PNST में फिजिक्स ईजीली पूछी जाती है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है यूनिट एंड डायमेंशंस। देन सेकेंड आता है सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसके बाद थर्ड आता है स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फंक्शन, यानी कि घर्षण, ठीक है। घर्षण एक अलग ही टॉपिक है, तो आपको उसका सारा पढ़ना है। और इसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने अपने लॉ दिए हैं गति के नियम, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे टॉपिक आता ही, उससे क्वेश्चन बनते ही है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक है जिसे अच्छे से पूरा पढ़ना है। इसके बाद में इनके ये फिजिक्स में उतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, आपको सारा पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी बेस पे पढ़ना है, आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। हाँ, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स इजी पूछते हैं, तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। इसके बाद जो आता है, मैं आपको इसके हिंदी टॉपिक्स बता देती हूँ जो फिजिक्स के हैं, जो हिंदी में दिए हुए हैं। जैसे विद्युत प्रवाह, हिंदी थोड़ी ज़्यादा टफ पड़ती है, पर फिर भी शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि विद्युत प्रवाह टॉपिक है बिजली, प्रकाश तरंग, प्रकृति। प्रकाश जो तरंग आती है उसकी प्रकृति क्या होती है, वो कैसे सरफेस पे आती है, इस तरीके से उसके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर देन इसके बाद आता है भूतल ऊर्जा, देन प्रकाश का वेग। ज़्यादातर लाइट पे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि फिजिक्स के सारे टॉपिक में यही दिया हुआ है। इसके बाद आता है बीट्स और डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव एक मेन टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए डॉपलर प्रभाव आप अच्छे से पढ़ लेना। देन आता है गति और ऊर्जा का संरक्षण, किस तरीके से संरक्षित किया जाता है गति और ऊर्जा, ये दोनों, इनमें डिफरेंस किस तरीके से होते हैं, ये वर्क किस तरीके से करती है, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है हुक का नियम। जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो नियम दिए होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सारे साइंटिस्ट को पढ़ना है कि उन्होंने कौन सा नियम दिया, किस तरीके से दिया। जो मेन साइंटिस्ट है उनके ही नाम ज़्यादा दिए होते हैं बुक में, तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको पढ़ना ही है जो नियम दिए हुए, लाइक हुक का नियम दिया हुआ है और डॉपलर प्रभाव दिया हुआ है, तो ये आपको फिजिक्स के ये टॉपिक क्लियर रखने हैं। इसके बाद आता है परमाणु का बोहर मॉडल। जो बोहर ने परमाणु का मॉडल दिया था, उसने जो भी उस पर रिसर्च करी थी, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन वगैरह के क्लासेस बताई है, सारा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी क्लास में होता है, फिर कैसे आगे बढ़ता है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये सारे हैं फिजिक्स के टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं सबसे मेन इंग्लिश। जैसा कि इंग्लिश आप जानते हो एकदम कॉमन है, आप लोगों को इंग्लिश आनी ही चाहिए। विदाउट इंग्लिश BSc नर्सिंग में आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो तो जो नर्सिंग के एग्जाम होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी इंग्लिश बेसिक क्लियर रखनी है कि आप इंग्लिश में राइट कर पाओ। सो मैं इंग्लिश के टॉपिक्स बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि आते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी पूछी जाती है, इसमें ओनली ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। सो आप इसके 30 मार्क्स जरूर लें, ताकि आपका जो BSc नर्सिंग में सिलेक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फर्स्ट टॉपिक आता है ग्रामर एंड देयर यूज। सो आप जानते हैं कि ग्रामर क्या होती है, जिसमें वर्ब, पास्ट, टेंस वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है।
सो ग्रामर में जो मेनली मैं अभी वर्ब की बात करती हूँ, जैसे कि कौन सा वर्ब कहाँ यूज होता है, आईएनजी फॉर्म कहाँ लगता है, इस तरीके से ये सारा वर्ब आपको ध्यान रखनी है। और उसके जैसे वर्ब के फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म में होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, और गुड बेटर बेस्ट इस तरीके से जो भी है ना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है और प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, जैसा कि प्रीफिक्स शब्दों के पहले यूज होते हैं, ठीक है। जो प्रीफिक्स शब्दों के पहले यूज होते हैं तो इसका मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे हाइपर एक वर्ड अलग है और एक्टिव एक वर्ड अलग है, पर जब ये दोनों मिलते हैं तो हाइपर एक्टिव बनता है, जिसमें हाइपर प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाता है। इस तरीके से आपको प्रीफिक्स के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और ऊपर कुछ तो आपको वो ऐड करके लिखना हो। तो प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद हम आते हैं सफिक्स पे। सो सफिक्स इसका जस्ट विपरीत होता है, जो कि वर्ड के लास्ट में यूज होता है। जैसे एबल एक वर्ड है और बिलीव एक वर्ड है, तो होता है बिलीव एबल। ओके, सो एबल इसके लास्ट में लगता है, तो ये हो गया प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये 2 हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है जो स्पेलिंग्स होती है। स्पेलिंग कैसे दे देते हैं, जैसे वो स्पेलिंग दे देंगे कि ये वर्ड्स की ये कौन सी स्पेलिंग इसमें से सही है, तो कंफ्यूजिंग स्पेलिंग ज़्यादा देते हैं, तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए कि राइट स्पेलिंग क्या है। इसके बाद आता है सिनोनिम। सिनोनिम से आता है पर्यायवाची शब्द। ओके, सो एक वर्ड के अनेक वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो शब्द का दूसरा शब्द सेम क्या होगा, शब्द तो अलग होंगे पर मीनिंग एक निकलेगा, जो पर्यायवाची होता है सिनोनिम्स। सो जैसे कि एक वर्ड हम लेते हैं एगर। ओके, एगर एंड एक्साइटेड, ये दोनों सेम है। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना या किसी चीज के प्रति ज्यादा एक्साइटेड होना, लाइक तो एगर कितना डिफरेंट वर्ड लग रहा है, और एक्साइटेड अलग डिफरेंट है, पर ये दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो आपको इस तरीके से वर्ड याद रखने हैं कि कौन से सेम है कौन से अपोजिट है। सो इसके बाद आता है एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द, कि किसी एक शब्द के विपरीत कौन सा शब्द होता है। जैसे गुड का होता है बैड, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं ऑप्शंस में। इसके बाद आता है जैसे कि हम सबसे मेन हमें वर्ब इसमें पढ़नी है जो पूछा जाता है इंग्लिश में। इसके बाद आता है सारे टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारे टेंस आपको आने चाहिए। वो सेंटेंस दे देते हैं कि इस सेंटेंस को इस टेंस में कन्वर्ट करो, तो इस तरीके से ऑप्शन होते हैं, जो सही होता है उसको आपको टिक करना होता है। सो ये आपको टेंस भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि पूरी इंग्लिश टेंस पे बेस्ड होती है, जिसके थ्रू आप वाक्य बना पाते हो, तो आपको टेंस अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद मेन आता है ए एंड द का प्रयोग, और ऑन का प्रयोग भी आता है, कि ऑन का प्रयोग आता है, एबल का प्रयोग आता है, कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। जैसे कि हाँ, ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द का, जैसे द बहुत बड़ी कोई चीज है या कोई स्मारक है, तो उसको हम द से प्रोनाउंसिएट करते हैं कि द ताजमहल, लाइक इस तरीके से। तो आपको ए एंड द का प्रयोग आना चाहिए। ऑन मतलब किसके ऊपर, कोई चीज अगर किसी के ऊपर रखी हुई है, ऑन द रूफ, इस तरीके से कि सो आपको ऑन का भी पता होना चाहिए कि ये वर्ड किसके सामने यूज किया जाता है। सो इस तरीके से जो इंग्लिश में है वो सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। जो सबसे मेन टेंस, वर्ब, सेंटेंस बनाना, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कि आप 30 मार्क्स क्लियर कर पाओगे। सो इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, जिससे कि आप पीएचडी एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाओगे। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप क्लियर कर लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सिर्फ ओनली डेट जानना चाहते हैं कि डेट कब आ रही है, सो उनके क्वेश्चंस ठीक है, पर अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं वो डेट कब आ रही है। मे बी अक्टूबर का उन्होंने अपडेट दिया है कि तब तक आ सकते हैं, तो आप लोग तो प्रिपेयर रहे। और अदर जो भी अभी जो भी अपना वर्क कर रहे हैं, उसके साथ ही पीएनएसटी के लिए भी तैयारी करें, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं। और जो एक डाउट हो रहा है कि एमपी में जो नीट के एग्जाम हुए हैं, उसके थ्रू अगर पीएनएसटी काउंसलिंग करवाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी नीट के ही इतने सारे इशूज हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो एमपी को उसमें एमपी नर्सिंग को नीट के थ्रू कन्वर्ट अभी नहीं किया जाएगा। सो आप लोग पीएनएसटी के लिए अलग से प्रिपरेशन पे ध्यान दें। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आप लोगों ने पूरा अच्छे से देखा हो तो आपको समझ जरूर आएगा। और अगर आपको ऐसे ही नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएं। अगर आप कोई टॉपिक क्लियर करवाना चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे पूरा वीडियो बना दें, जो कि मेन टॉपिक जो मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी, तो आप वो टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी।
और जो अभी जिस तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बात थी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पढ़ सकते हैं, तो आप उससे भी पेपर देख सकते हैं, जो कि आप उससे जब एग्जाम देखोगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है तो आप उससे टॉपिक समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, मतलब इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उस टॉपिक्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना। और जो मैंने टॉपिक क्लियर किए हैं ये मैंने क्वेश्चन के बेस पे ही क्लियर किए हैं। आपको टॉपिक जो एग्जाम में पिछले प्रीवियस में पूछे गए थे, तो आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना। और जो एग्ज़ाम पेपर्स वाला वीडियो है बहुत जल्द अपलोड होने वाला है मेरे चैनल पे, तो आप उसे भी देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मोस्ट कमेंट जरूर करें।